दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हमारे साथ ऑनलाइन जूम मीटिंग इंटरव्यू के लिए एडवोकेट मुश्ताक शेख है। यह हमारा पहला एपिसोड है लॉ अवेयरनेस का और हमारा आज का टॉपिक है चेक बाउंस। चेक बाउंस होने पर कौन सी धारा लगती है? देश में चेक बाउंस के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चेक बाउंस होने पर क्या करें, कैसे पा सकते हैं डूबे हुए पैसे? जानिए कोर्ट कचहरी से जुड़े सभी नियमों को। तो हमारे साथ है एडवोकेट मुश्ताक जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका एडवोकेट मुश्ताक जी हमारे चैनल खबर फेस टू फेस में। जी, आदाब, सलाम, नमस्कार जिशान साहब। हाँ, आपका सलाम। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऑनलाइन आने के लिए। हमारे दर्शकों को चेक बाउंस के बारे में आप बताइए कि अगर चेक बाउंस होता है तो पहले तो हमें ये बताइए कि चेक बाउंस कौन सी धाराएं लगती है। जी देखिए, चेक बाउंस अगर होता है तो 138 सेक्शन के अंदर, जिसको 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहा जाता है, उसके अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं। उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। जहां तक कि आपने सवाल पूछा था कौन सी धाराएं लगती है, तो मैंने बताया 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर में आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जी जिशान जी। तो सब एक पर्सन एक्स वाई जेड हम्म। किसी से लोन लिया और सिक्योरिटी डिपॉजिट सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया गया है और हम्म। वो लोन तो पैसा है वो दे नहीं रहा और उसने क्या किया कि जो अपना चेक है उसके बाद सिक्योरिटी के तौर पर उसने वो बैंक में डाला और वो बैंक में डालने के बाद वो चेक बाउंस हो जाता है हम्म। और वो शख्स पुलिस चौकी में जाता है और कंप्लेन करता है। पुलिस तो क्या पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी आसानी से? देखिए, चेक बाउंस जो है ना, चेक बाउंस का जो केस होता है वो 138 के अंदर आपको प्रोसीजर उसकी क्या करनी होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपके सवाल पे आता हूँ। क्योंकि आपका जो सवाल है वो ये है कि आप पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं और उसमें कंप्लेंट करना चाहते हैं, बराबर। तभी मैं बोलता हूँ 138 की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से आप कोर्ट में उसमें अपीयर होंगे। 138 सेक्शन के अंदर आपको आप बाहर एक एक मिनट बाहर रहो तो आवाज मत करो प्लीज। 138 सेक्शन के अंदर आप कोर्ट के अंदर अपनी फाइलिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले एक वकील हायर करना होगा और वकील हायर करके आपको चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस इशू करनी होगी और लीगल नोटिस में आपको 30 दिन का टाइम उसको देना होगा कि 30 दिन के अंदर वो अपना जवाब दाखिल करें। इन केस वो जवाब दाखिल करता है या कुछ टाइम मांगता है तो वो इस तरह की बात एडमिट करता है कि उसने वो पैसे की लायबिलिटी उसके ऊपर है और किस रीजन से वो दे नहीं पा रहा है और कब तक दे पाएगा, वो नोटिस के हिसाब से आप आगे आपके एडवोकेट आपको सलाह दे सकते। मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, वो नोटिस का वो रिप्लाई भी नहीं देता है, तो 30 दिन के बाद, मतलब जैसे कि मैंने बताया, चेक बाउंस होने के 30 दिन के भीतर आपको नोटिस भेजना जरूरी है। उसके बाद आपको 30 दिन का उसे समय देना है और 30 दिन का समय होने के बाद 15 दिन के भीतर आपको कोर्ट में फाइलिंग करनी होती है। जब कोर्ट में केस फाइल होती है, वकील के द्वारा केस फाइल की जा सकती है, जिसमें आप सारी चीजें आपके वकील साहब लिखेंगे और एक पूरी पिटीशन बना के वहां पे फाइलिंग करेंगे। जो चेक अमाउंट होता है उसका 2% कोर्ट फीस लगता है इस चीज में, केस फाइल करने के लिए। और थोड़ा बहुत वकील का जो चार्जेस है, नॉर्मली बहुत सारे वकील मिल जाएंगे जो इस तरह की केस फाइलिंग करते हैं, और वकील का फीस और 2% कोर्ट फीस के में वो आपका केस वहां पे खड़ा हो जाएगा और कोर्ट के अंदर समन देके अपोनेंट पार्टी को बुला लिया जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है। नॉर्मली बहुत सारे लोग समन जाने के बाद कोर्ट में पैसे देने की पेशकश कर देते हैं और ये केस वहीं पे खत्म हो जाता है। और बहुत अगर शुक्रिया। इसमें आप जहां पे थे कि
आप जिस मुद्दे पे थे कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है इस बात को लेके, तो पुलिस कंप्लेंट देखिए क्या है मालूम है, कॉग्निजिबल अफेंस में ही हो सकता है। नॉन कॉग्निजिबल अफेंस में या दीवानी जिसको सिविल कहा जाता है उसमें आप पुलिस में नहीं जा सकते। अगर आप चेक लेके जाओगे तो पुलिस वाले आपको यही बोलेंगे कि ये आपका सिविल मैटर है, जो भी जिस किसी भी मुद्दे को लेके चेक इशू हुआ था, सिक्योरिटी रीजन है, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इस सेक्शन में अगर आपको लगता है कि आपकी चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, किसी ने गलत कमिटमेंट देके सिक्योरिटी चेक आपको दे दिया, उसका इंटेंशन ही नहीं था आपको पैसे देना, और पुलिस भी आपकी एफआईआर नहीं ले रही है, तो उस सूरत हाल में आपके पास 156 के से 156(3) के अंदर में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। आप किसी एक अच्छे वकील को पकड़ सकते हैं, वकील एक लेटर ड्राफ्ट करके देगा, पुलिस स्टेशन में वो लेटर ड्राफ्ट करना होगा, पुलिस स्टेशन में देना होगा, एसीपी, डीसीपी, एसपी, इनको कॉपी रवाना करनी होगी, 30 दिन का समय होता है। 30 दिन तक अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है उस चीटिंग के संबंध में, तो फिर आपके वकील साहब वहां पे 156(3) के सेक्शन में मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर ला सकते हैं एफआईआर लिखाने की। जी जिशांत सर। जी जी, बहुत अच्छा आपने हमें, हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कोई लोअर क्लास या मिडिल क्लास का कोई शख्स है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जितना लंबा प्रोसीजर बताया वो काफी लंबा है, को हम कह सकते हैं कि चप्पल घिसना, तो उसको बहुत काफी टाइम जाएगा और उसमें काफी उसको पैसा भी जाएगा और उसको ये भी श्योरिटी नहीं रहेगी कि उसका केस मतलब होने के बाद कितना वक्त लगेगा, उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक गरीब आदमी अगर उसके लिए क्या सहूलत है कानून की तरफ से, क्या उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई हो और पैसा उसको मिल सके? देखिए, कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला जेल में चला जाए। जेल में चला जाएगा तो कार्रवाई हो जाएगी, उससे आपका पैसा नहीं मिलेगा। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, जैसे मैंने बताया 138 में एक है, 156 में मैंने आपको बताया सीआरपीसी की, ये आपके पास एक ऑप्शन बचा रहता है। पुलिस को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर पुलिस को अगर लगता है कि चीटिंग हुई है बाकायदा, तो सीआरपीसी 154 के अंडर वो एफआईआर ले लेती है। अगर नहीं लेती है तो आप वकील साहब से कांटेक्ट करके 156 में आप मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ला सकते हैं। और ये कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि लोगों के मन में एक भ्रम है कि नहीं कोर्ट कचेरी, मराठी में जैसे कहावत है कि कोर्टाची पायरी शहाण्याने चढू नये, क्या आप अगर होशियार है तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए है कि आप इतने अलर्ट रहो कि कोर्ट में जाने की आपकी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फाइनली आपको कोर्ट में जो है ना न्याय मिलेगा। 138 केस में मैक्सिमम केसेस में पर्सन जीत जाता है, उसके पैसे की रिकवरी बहुत आसानी से हो जाती है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 जो सेक्शन है काफी फ्लेक्सिबल है। अगर कोर्ट में आना पड़ेगा, अगर किसी के साथ 1 लाख 2 लाख की चीटिंग हुई है और पर्सन को अपोनेंट अगर चला जाता है कोर्ट के अंदर, तो नॉर्मली लोग आके कोर्ट के अंदर निगोशिएट कर लेते हैं और जज के सामने निगोशिएशन हो जाता है, तो पैसे का लेन देन हो जाता है, जिसमें इंटरेस्ट की भी वो डिमांड कर सकता है। जो डिले हुआ वो इंटरेस्ट की भी रिकवरी उसके अंदर हो सकती है। तो कोर्ट जाना और जूते घिसना, इस तरह की जो बातें की जाती है वो कतई सही नहीं है। कोर्ट में जल्दी जल्दी भी फैसले आते हैं। अगर आप मामले को उस पेचीदगी भरा बना के अगर पेश करेंगे तो सीधी बात है टाइम लगेगा, लेकिन चेक बाउंस केस में ये बात मान लीजिए कि किसी ने आपको चेक इशू किया है तो अपने उसने प्रॉमिस किया है कि आपको अमाउंट देने वाला है। अब अगर उसने पहले से कहीं एफआईआर दर्ज कर रखी है कि मेरा चेक चोरी हो गया या खो गया, तो इसीलिए चेक लेते समय इतनी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए कि सामने वाले के आदमी जब चेक दे रहा है तो ब्लैंक चेक नहीं लेना चाहिए। अपना नाम लिखवा के, उसी के हैंडराइटिंग में अमाउंट लिखवा के, उसी की साइन लेके आप अगर करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि केस आपका एक्सटेंड होगा और ज्यादा समय लेगा। जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे आपने कहा अभी कि मतलब कोर्ट कचहरी से बचने के अलावा आप डायरेक्टली पुलिस चौकी में भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं।
और वो कंप्लेन ले सकते हैं। क्या ये ऐसी कोई कानूनी सुविधा है, कानूनी तौर पर वो कंप्लेन लेंगे या ऐसे फेवर करेंगे वो कुछ गरीब के ऊपर? देखिए, चेक बाउंस जो है ना, वो कैसे है, उसके पीछे क्या है स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी बेचते समय चेक बाउंस किया है, और मतलब उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर क्रिमिनल होगा, तो शायद पुलिस उसमें आ सकती है। लेकिन अगर आप दो दोस्त है, दिया हो आपको लोन के लिए, किसी ने लोन दिया और चेक लिया सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है, अगर तो आप ये बोल रहे हैं, दो पर्सन है ए और बी, दो पर्सन है ए और बी, ए ने लोन दिया है बी को, और ए और बी दोनों दोस्त है। जाहिर बात है दोस्ती है, इसीलिए लोन ले रहे हैं और दे रहे हैं, दोनों में ट्रस्ट रिलेशनशिप है। और ए ने बी को कुछ देने के बदले पैसे नहीं दिया, बल्कि ए ने बी को बोला, बी को पैसे दिया ताकि कुछ दिन में वो पैसे वापस मिल जाए, और अब पैसे वापस नहीं मिल रहे। ये सिनेरियो में पुलिस नहीं आ सकती बीच में, क्योंकि वहां पे किसी तरह का कोई फ्रॉड इंटेंशन से कोई काम हुआ नहीं है। दोनों ऑलरेडी फ्रेंड्स है, दोनों ने आपस में एक समझौते के तहत दिया है। पुलिस हमेशा ये मानेगी, पुलिस हमेशा ये सोचेगी कि इनका आपसी कोई रिलेशन होगा, ये कोर्ट ही समझ पाएगा बेहतर तरीके से, तो वो कोर्ट में जाने को बोलेगी। और इसीलिए 138 की धारा बनी है, जिसमें ये केस फाइल हो जाएगा। तो इसमें इस प्रोसीजर में लगभग कितना खर्चा होता है पूरा फाइनली चेक पैसा वापस मिलने तक? देखिए, कोई भी एडवोकेट के पास आप जाएंगे 138 सेक्शन में अगर केस फाइलिंग के लिए, तो नॉर्मली ये केसेस में आप मान लीजिए, फर्स्ट नोटिस जब भेजते हैं आप, तो फर्स्ट नोटिस में आपके वकील मेंशन करते हैं कि आप ये चीज सेटल कर दीजिए, नहीं तो हमको कोर्ट जाना होगा। और कोर्ट में अगर जाएंगे तो कोर्ट का जो सारा चार्जेस है आपको बेयर करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। मतलब कि ए ने बी को पैसा दिया था, बी ने ए को चेक दिया था, अब ए नोटिस इशू कर रहा है बी को, तो ए का एडवोकेट ऑलरेडी बी को बोलता है कि आप ये अमाउंट सेटल करो, नहीं तो कोर्ट में जाने पर आपको लीगल खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। और इसी तरह की ऑर्डर आती है, जब बी केस हार जाता है तो लीगल खर्चा भी पूरा वसूला जाता है। तो कहीं ए कहीं भी नुकसान में नहीं पड़ता है अगर वो कानून के पास अप्रोच होता है तो। तो ये तय मतलब अगर ए ने बी को अगर दिया है लोन, और उस लोन के लिए जितना उसको खर्चा करना पड़ता है ए को, तो वो पूरा पैसा उसको वापस मिलेगा, वो बी की जी तरफ से मिलेगा, ये श्योर है? जी जी जी, पहली नोटिस मैंने जैसा बताया 138 की जो प्रक्रिया है, चेक बाउंस होने के 30 दिन के भीतर आपको नोटिस इशू करनी है। नोटिस में आप किसी भी वकील से कांटेक्ट कर सकते हैं। नोटिस में आपका वकील ये मेंशन करेगा कि नोटिस के चार्जेस के साथ साथ आगे की लीगल प्रोसीडिंग के चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन सामने वाला कोई भी ये देता नहीं है, लेकिन जब कोर्ट में फैसला आता है तो पूरा अमाउंट के साथ आता है विथ इंटरेस्ट। आपके वकील साहब फर्स्ट नोटिस में आपको एक इंटरेस्ट लगा के भेजेंगे सामने वाले को, वो इंटरेस्ट के साथ लीगल चार्जेस के साथ आपको पैसा वापस मिलेगा जब भी वो रिकवर होगा। जी, सपोज ए ने दिन के भीतर उसने चेक बाउंस हुआ, 30 दिन के भीतर उसने बी को नोटिस भेजा, और वो बी ने आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जिशान साहब। अभी आ रही है आपको? जी जी ए ने बी को नोटिस भेजा, बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो रिटर्न हो गई। और इस प्रोसीजर में वो 30 दिन के अंदर ही उसने किया, तो उसके बाद भी वो जो नोटिस रहेगी वैलिड रहेगी, क्योंकि 30 दिन हो गया, फिर उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होगा? जी, देखिए मैंने आपको बताया, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया था कि जब भी किसी का चेक बाउंस होता है 30 दिन के भीतर नोटिस भेजनी होती है। नोटिस रिसीव होने के 30 दिन उसमें टाइम दे दिया जाता है 30 दिन का, कि 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई फाइल करना होता है। लेकिन आपके सिनारों में आप बोल रहे हैं कि सामने वाले ने नोटिस रिसीव ही नहीं किया, तो इस सूरत हाल में आप केस फाइल कर सकते हैं, बशर्त है कि वो नोटिस का ट्रैकिंग रिकॉर्ड। दोबारा उसको चेक बाउंस करने की जरूरत नहीं है, वही पहली नोटिस हो गई तो हाँ उससे ही आगे जी, लेकिन बंद लिफाफा जैसा रिटर्न आया वैसा ही आपको कोर्ट में पेश करना होगा वो।
और उसमें ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि वो रिटर्न क्यों आया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदा पते पे अवेलेबल ही नहीं है। जी, बंदा अवेलेबल और उसने नहीं लिया, तो ये हाँ, तो कैसे आप पता चले? वैसा ही बंद लिफाफा कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी केस फाइल हो सकती है। उस लिफाफे पे कुछ लिख के मतलब आएगा या उसका जी जी, रीजन वहां जब से मिलेगा? रजिस्ट्री पोस्ट से आपके वकील साहब भेजते हैं तो लिफाफे पे लिख के आता है कि सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या लिख के आ सकता है, कितनी वजह हो सकती है जो लिफाफे पे लिख के आ सकता है? डोर क्लोज्ड है, ओके, ओके। और डिनाई टू एक्सेप्ट है, पर्सन नॉट अवेलेबल है, क्या रॉन्ग एड्रेस है। इस तरह के कुछ टाइप्स होते हैं जो पोस्टमैन आपको लिख के भेजते हैं, क्योंकि वो भी प्रॉपर ढंग से लिख के भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है ये लीगल नोटिस है, आगे इसका लीगल प्रोसीडिंग में जाएगी। अनक्लेम लिख के भी आता है, तो अनक्लेम का क्या मतलब? हाँ, क्लेम, अनक्लेम, अनक्लेम। अनक्लेम्ड, अनक्लेम। अभी ये क्या है कि आपके पते पे जो पता है वहां पे कोई मिला नहीं है, वहां पे उस नाम का कोई आदमी मिला नहीं है, उसको फोन किया गया है लेकिन लेने के लिए कोई आया नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और भी अगर जो मैंने सवाल नहीं किया, भूल गया, आप इससे रिलेटेड और कोई बात है जो हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहते हैं, तो आखिरी में आप वो भी शेयर कर सकते हैं। 138 जो धारा है उसके बारे में, चेक बाउंस के बारे में। नहीं, ऑलमोस्ट हमने सारी बातें कर ली मेरे हिसाब से 138 सेक्शन में, क्योंकि मैं तो दर्शकों को हमेशा ये बताना चाहूंगा कि कानून बना है तो कानून का सहारा लिया जाए। मुझे भी बहुत लंबा प्रोसीजर है, 30 दिन के भीतर करना ये है, लोगों ने 25 दिन ये लोगों ने में। फैलाया हुआ एक भ्रम है कि कानून के पास जाने से हम लंबा अटक जाते हैं, लंबा फंस जाते हैं, लंबा धंस जाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत कानून के पास जाते नहीं है तो लंबा क्या, उनका पैसा कभी भी रिकवर नहीं हो पाता है। सिर्फ एक ही रास्ता है, कानून का रास्ता है जो सही है, और थोड़ा ही धीरे से सही, सामने वाले को भी मौका मिलता है। कई बार उस मौके का लोग गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करके थोड़ा बहुत टाइम खींच सकते हैं, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। और हमारे कोर्ट्स में ये चीज अक्सर आप रोज देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, कानून का रास्ता होता है और वहीं से अंत में आपको न्याय भी मिलेगा। और कानून का साथ देना चाहिए, क्योंकि कानून की तरफ से आपको पूरी तरह न्याय मिलेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को चेक बाउंसिंग के ऊपर। हमारे साथ एडवोकेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।